External Affair Insights। अमेरिका और रूस दोनों ही इतिहास की दो बड़ी महाशक्तियां रही हैं, परंतु कभी भी इन दोनों देशों के बीच में एक तालमेल देखने को नहीं मिला है और हमेशा ही इनके आपस के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और इन दोनों देशों के बीच होने वाली बुरे संबंधों की वजह से पूरी दुनिया को इसका एक बुरा नतीजा भी देखने को मिला है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिका और रशिया के बीच रिलेशंस काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो सकते थे, परंतु शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर था और ऐसा हो नहीं पाया और दोनों ही देशों के बीच रिलेशंस बनते बनते बिगड़ गए। कभी इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर होता है तो कभी नेटो का विस्तार और अब जाकर के यूक्रेन युद्ध। लेकिन आखिर असली गलती किसकी थी? क्या इन दोनों देशों के बीच होने वाले बुरे संबंध का मुख्य कारण यह था कि अमेरिका ने रूस को धोखा दिया था, या फिर इसके लिए रूस जिम्मेदार था क्योंकि रूस ने भी कई सारी ऐसे उकसावेपूर्ण कार्य किए हैं? कारण जो भी रहा हो, परंतु इन दोनों देशों के बीच होने वाले आपसी झगड़ों ने पूरी दुनिया को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर हम दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। साल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में रूस और अमेरिका दोनों का ही अहम योगदान था। उस समय दोनों ही देशों ने साथ मिलकर के जर्मनी और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा था और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया था। उस समय इस बात की पूरी संभावना थी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक अच्छा संबंध देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही देशों ने साथ मिलकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई किया था। परंतु इन सब के विपरीत ऐसा नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद से लगातार दोनों ही देशों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई। एक तरफ अमेरिका जहां कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, तो वहीं सोवियत यूनियन सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था और इसी के चक्कर में दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत बड़ा टसल देखने को मिला, जिसे आज के इतिहास में कोल्ड वॉर कहा जाता है। और ये कोल्ड वॉर बाद में चल करके स्पेस रेस और दुनिया के अलग अलग देशों में रिजिम चेंज का भी कारण बना। एक समय में आकर के दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ाने का भी काम किया। और यदि हम आज भी देखें तो दुनिया में केवल रूस और अमेरिका ही है जिसके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। परंतु कोल्ड वॉर के बाद भी एक ऐसा मौका आया जब हो सकता था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में रिश्ते वापस से नॉर्मलाइज हो जाते। साल था 1991। सोवियत यूनियन का विघटन हो चुका था और सोवियत यूनियन बिखर करके कई अलग अलग देशों में बढ़ चुका था और उस समय पूरी दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर बचा था। अगर उस समय अमेरिका चाहता तो रूस के साथ अपने संबंधों को काफ़ी नॉर्मलाइज कर सकता था और कुछ समय तक ऐसा देखने को भी मिला। रूस के उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने जब अमेरिका की यात्रा की, तब रूस और अमेरिका के संबंध काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिखाई दे रहे थे। परंतु बाद में जाकर के यह कहा गया कि बोरिस येल्सिन एक तरीके से अमेरिका की एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और बाद में चल करके रिलेशंस धीरे धीरे वापस से बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि उस समय रशियन फेडरेशन यूएसए की तुलना में उतनी ज़्यादा समर्थ नहीं थी। ऐसे में यूएसए के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वह दोनों देशों के बीच के संबंधों को वापस से पटरी पर लाने का कार्य करे। परंतु मानो यूएसए ने उस समय का फ़ायदा उठाने की ही कोशिश की, क्योंकि उस समय एक तरीके से अमेरिका ने अघोषित तौर पर रूस को यह बता रखा था कि भविष्य में कभी भी अमेरिका नेटो का विस्तार रूसी सीमा तक नहीं करना चाहेगा और इस बात की पूरी एश्योरिटी भी प्रदान की थी। परंतु बाद में चल करके अमेरिका ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और उसने बाद में चल करके कई अलग अलग देशों को नेटो में शामिल भी करवा लिया और इसमें रूस से ही अलग हुए कई देश जैसे कि इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जैसे देश जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें भी नेटो में शामिल करने का कार्य किया। और यही वजह थी जिसने रूस को फिर से अमेरिका के खिलाफ भड़काने का काम किया और रूस और अमेरिका के बीच बनने वाले रिश्ते वापस से बिगड़ने शुरू हो गए।
नेटो केवल यहीं तक नहीं रुका, अब इसकी नज़र यूक्रेन पर भी थी और यूक्रेन का बॉर्डर सीधी तौर पर रूस से लगता है और अगर कभी भी नेटो में यूक्रेन को शामिल कर लिया जाता है तो फिर रूस को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में नेटो की फ़ौज काफ़ी आसानी से रूस में एंटर कर सकती थी और इस बात को रशिया भलीभांति समझ रहा था। आप सबकी जानकारी के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि नेटो आखिर किस तरीके से कार्य करता है। दरअसल नेटो एक मिलिट्री संगठन है जो कई देशों से मिलकर बना हुआ है। इस संगठन के एक प्रावधान के अनुसार यदि नेटो के किसी भी सदस्य पर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो नेटो के सभी सदस्य आपस में मिल करके उस देश पर हमला कर देंगे और नेटो के प्रोविजंस के अनुसार अमेरिका की फ़ौजें किसी भी नेटो सदस्य के यहाँ जा कर के रुक सकती है और अपने मिलिट्री बेसिस भी तैयार कर सकती है। साथ ही साथ अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम भी वहाँ इंस्टॉल कर सकती है और इसी वजह से रशिया इसको लेकर के हमेशा ही नर्वस दिखाई देता है। रशिया कहीं से भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी सीमा पर नेटो की फ़ौज आकर के अपना मिलिट्री बेस बनाए और जब से यूक्रेन को नेटो में शामिल कराने की बातें कही जाने लगी तभी से रशिया ने काफ़ी अग्रेसिव स्टांस लेना शुरू कर दिया था। साल 2014 में ही रशिया ने इलीगली यूक्रेन से क्राइमिया को छीन करके उसे अपने हिस्से में मिला लिया था। निश्चित तौर पर यह एक गैरकानूनी कार्य था और रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु उस समय रशिया ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्राइमिया को यूक्रेन से अलग करके उस पर कब्जा कर लिया था और तभी से चल करके रूस और अमेरिका के बीच में संबंध और भी ज़्यादा खराब हो गए थे। क्राइमिया को हथियाने के बाद से अमेरिका ने एक तरीके से रूस पर कई तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए थे और इससे संबंध और भी बुरे हुए। साथ ही साथ जैसे ही यूक्रेन में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट चुन करके आई तभी से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नेटो को ज्वाइन करने का पूरा मन बना लिया था और इसीलिए अंत में विवश होकर के रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा और नतीजा ये है कि आज तक ये युद्ध चल रहा है। परंतु प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका और रूस के बीच जो संबंध है यह भविष्य में भी कुछ इसी प्रकार से बने रहेंगे या फिर इसमें एक सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यदि हम मान के चले कि आने वाले भविष्य में अमेरिका और रूस के संबंध सुधर सकेंगे तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मानक होंगे जो अगर सिद्ध हो पाते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में दोनों ही देशों के संबंध नॉर्मलाइज हो जाए और पूरी दुनिया को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से मानक हैं। सबसे पहला मानक यह होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 वर्षों से चल रहा यह युद्ध समाप्त हो जाए और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कि भविष्य में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाला युद्ध अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी युद्ध के पक्ष में नहीं है और वो किसी भी हालत में युद्ध को रोकना चाहते हैं। यानी कि भविष्य में यूक्रेन और रूस के बीच चलने वाला यह युद्ध रुक सकता है और यदि ऐसा होता है तो अमेरिका और रूस के संबंध थोड़े नॉर्मलाइज हो सकते हैं। परंतु अमेरिका और रूस के संबंधों को नॉर्मलाइज होने के लिए केवल यूक्रेन युद्ध का रुकना ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, कई दूसरे फैक्टर्स भी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज के समय भले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, परंतु दोनों ही देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए भविष्य में भी अमेरिका में एक ऐसे प्रेसिडेंट की आवश्यकता होगी जो रूस के साथ किसी भी प्रकार से टकराव लेने का फैसला ना करे। साथ ही साथ अमेरिका द्वारा आने वाले भविष्य में रूस पर किए गए सभी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटाई जाने की आवश्यकता होगी, परंतु आने वाले समय में इस बात की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। यानी अमेरिका द्वारा लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस यदि भविष्य में हटाए नहीं जाते हैं तो फिर दोनों ही देशों के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही देशों के बीच रिलेशंस को इम्प्रूव करने का एक और फैक्टर होगा चाइना। आज के समय रशिया और चाइना के बीच में जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ही जिम्मेदार है। ऐसे में यदि भविष्य में अमेरिका और रूस के संबंधों को मजबूत होना होगा तो उसके लिए चीन के साथ मजबूत हो रहे रूस के संबंधों में कमी आने की आवश्यकता होगी, जो कि फिलहाल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भविष्य में चल करके चाइना काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और एज़ यूजुअल वो रशिया के कुछ हिस्से को भी क्लेम करना शुरू कर देता है तो हो सकता है कि रूस और चीन के संबंध थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे और ऐसे स्थिति में यदि अमेरिका रूस के साथ अपने संबंधों को सुधार करता है तो हो सकता है कि दोनों ही देशों के बीच संबंध नॉर्मलाइज हो सके। परंतु इस बात की भी संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना अभी भली भांति इस बात को समझता है कि उसे आज के समय में रूस की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ अमेरिका और रूस के संबंधों को नॉर्मल होने का एक दूसरा फैक्टर यह भी होगा कि भविष्य में नेटो के एक्सपेंशन को भी रोका जाए, स्पेशली रूस की सीमा पर इसे होने से रोका जाए और मुख्य तौर पर इसे रूस की सीमा की तरफ ना बढ़ाया जाए।
यानी कि आने वाले समय में यदि अमेरिका अपने नेटो एक्सपेंशन को रोकता है तो यह भी दोनों देशों के बीच बिगड़ रहे संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। और जिस तरीके से आज के समय डोनाल्ड ट्रंप नेटो के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, इवन वो नेटो की फंडिंग को भी रोकने का बात कर रहे हैं, ऐसे में इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि अमेरिका नेटो की एक्सपेंशन को रूसी बॉर्डर तक ले जाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। और दोनों ही देशों के बीच संबंधों को सुधारने का एक दूसरा फैक्टर होगा कि रूस में गणतंत्र की स्थापना करना। जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने रूस में लोकतंत्र को एक तरीके से समाप्त कर दिया है, उसने भी दोनों ही देशों के बीच संबंधों को काफ़ी हद तक खराब किया है। एक तरीके से देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन के समय ही रूस में विपक्षी दलों को समाप्त ही कर दिया गया है। विपक्ष के कई अहम लीडर्स जैसे कि एलेक्सी नावाल्नी जैसे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और अनफॉर्चुनेटली उनकी जेल में ही मृत्यु भी हो गई। तो यदि इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती है तो कहीं से भी दोनों ही देशों के बीच संबंध सुधरते हुए नहीं दिखाई देंगे। परंतु इस बात की भी संभावना काफ़ी कम है कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले समय में किसी भी प्रकार से रूस में लोकतंत्र को बहाल करने पर रजामंदी दिखाएंगे। यानी कि सभी संभावनाओं को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो यही दिखाई देता है कि आने वाले भविष्य में अभी इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि रूस और अमेरिका के बीच संबंध एकदम से नॉर्मलाइज हो जाए। परंतु यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह दुनिया के भविष्य के लिए अच्छी खबर होगी। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका और रूस के संबंध सुधर सकते हैं, या फिर आप मानते हैं कि इन दोनों ही देशों के बीच संबंध जस की तस बने रहेंगे और इनमें कभी भी सुधार नहीं आते हुए दिखेगा? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, हम जानना चाहेंगे इस विषय में आपकी क्या राय है। और हाँ, यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।